उस दिन वाले क्लास में क्या क्या होता है, याद है क्या? एक ग्रीक वर्ड था ज्योग्राफिया करके, यहाँ से ज्योग्राफी बना था, ठीक। और ये दो भागों में बटा था, जियो प्लस ग्राफोस करके। ग्राफोस करके इसका होता है पृथ्वी और इसका होता है वर्णन करना। और तब हम बना रहे थे क्या परिभाषा कि भूगोल क्या है, तो पृथ्वी का वर्णन करना है। अब पृथ्वी का वर्णन करना है तो पृथ्वी का स्थल भी परिवर्तित होता है, सुन तो लो, पृथ्वी का स्थल भी परिवर्तित होते रहता है, तो बदलते हुए स्थल का अध्ययन करना भी भूगोल है। साथ में अब नए लोग खोज लिए कि मानव के साथ पर्यावरण का संबंध, तो मानव के साथ पर्यावरण का संबंधों का अध्ययन करना भी भूगोल है। ऐसे भी लिख दोगे तो आराम से आपको नंबर मिल जाएगा। फिर आपको हम बता रहे थे कि पिता कौन है भूगोल के, इरेस्टोस्थनीज। ज्योग्राफी के दो बुक है, अभी हम मानव भूगोल पढ़ रहे हैं, ये वाली। नहीं होगा ना तो खरीद लेना, कह तो रहे खरीद सिर्फ इसीलिए। अरे वाह क्या बात बहुत बढ़िया। खरीद इसलिए लेना क्योंकि पास में रहे ज्योग्राफी का बुक, लगे कि ज्योग्राफी सब्जेक्ट है हमारे पास, ठीक है। तो जाके घर पे पढ़ना, नहीं पढ़ना कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि सुमित सर जी पहले ही दे रहे हैं हिस्ट्री में इतना पढ़ने के लिए, तो फिर आप उधर ज्यादा पढ़ो, ये हमारे थोड़ा कम ही पढ़ोगे तो चलेगा। पिता है इरेस्टोस्थनीज। अच्छा एक और कभी कभी ना नाम आपको, जैसे हिंदी में हम बता रहे थे कि कभी कभी चेंज ऑप्शन में ये नहीं होगा तो ये लगाएंगे, तो एक और ऑप्शन में आ जाएगा हिकेटियस। ये यदि ऑप्शन में आ जाते हैं ना, इरेस्टोस्थनीज नहीं है और हिकेटियस ऑप्शन में आ गया तो हम हिकेटियस को लगा देंगे। ये बहुत पुराने आदमी है, 570 बीसी के आसपास के ये आदमी, ठीक है, बीसी में। और फिर वो ज्योग्राफी के बारे में थोड़ा सा वर्णन कर जाते हैं, इसलिए लोग कहता है कि भूगोल के पिता जो होना चाहिए हिकेटियस को होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। वास्तविक भूगोल का पिता जो है इरेस्टोस्थनीज है, क्योंकि उन्होंने ज्योग्राफी वर्ड दिया, ज्योग्राफी सब्जेक्ट दिया, और फिर आगे हम ज्योग्राफी को पढ़ते हैं इरेस्टोस्थनीज के बारे में। तो वास्तविक पिता इरेस्टोस्थनीज है। हिकेटियस को कभी कभी ऑप्शन में यदि इरेस्टोस्थनीज नहीं देता है तो हिकेटियस को भी हम पिता कहते हैं ज्योग्राफी के या भूगोल के, ठीक। इतना कुछ बताए थे। एक और चीज बताए थे कि आधुनिक भूगोल का पिता, बताओ कौन थे? हमबोल्ट करके थे। और फिर भारतीय भूगोल के पिता बताओ? जेम्स रेनल करके। बस इतना था हमारा पहले दिन के क्लास में, है ना, इतना ही था। ज्योग्राफिया वर्ड से आया। ज्योग्राफिया वर्ड है कहाँ का? ग्रीक का। यदि आपको कह दे कि भूगोल का उत्पत्ति कहाँ से हुआ, ग्रीक मतलब होता है यूनान। ये इरेस्टोस्थनीज वो वहां से ज्यादा यहाँ लिख लो, इरेस्टोस्थनीज ना यूनान का ही था, ठीक। यदि आपको कह दे कि भूगोल का उत्पत्ति कहाँ से हुआ है तो आप लगा दीजिए, यदि ऑप्शन में ऐसा है यूनान है, एशिया है, अफ्रीका है, ऐसा कुछ सिर्फ महादेशों का नाम दिया हुआ है तो आप यूनान लगा दीजिएगा, ठीक। यदि आपको नाम दिया हुआ है तो इरेस्टोस्थनीज, यदि देशों का नाम दिया हुआ है तो यूनान, ठीक। तो ये हमारा ज्योग्राफी था, ज्योग्राफिया वर्ड से बना हुआ था। ये ग्रीक का वर्ड है, जियो प्लस ग्राफोस करके दो भागों में बटा। जियो मतलब पृथ्वी और ग्राफोस मतलब वर्णन कर। यहां से परिभाषा बना कि पृथ्वी का वर्णन करना ही भूगोल है, ठीक। पिता कौन थे? इरेस्टोस्थनीज। भारतीय भूगोल के पिता जेम्स रेनल। आधुनिक भूगोल के पिता हमबोल्ट। और यदि ऑप्शन में हिकेटियस दिया हुआ है, इरेस्टोस्थनीज नहीं है, तो हिकेटियस को लगा देंगे। पहले है भूगोल की शाखा, दो ही हैं, ठीक है, भौतिक। और बताओ दूसरा क्या होगा? है? अरे मानव, उस दिन भी तो पूछे थे कि 11th में आपने भौतिक पढ़ा था, अभी मानव पढ़ रहे हैं आप। तो भूगोल की दो शाखा है, भौतिक भूगोल और मानव भूगोल। भौतिक भूगोल में अध्ययन किसका करते हैं? भौतिक चीजों का, भौतिक स्थलाकृतियों का, जो चीज भगवान द्वारा प्रदत्त है, प्रकृति द्वारा प्रदत्त है। और मानव भूगोल में अध्ययन किसका करते हैं? हाँ,
इंसान जब भौतिक भूगोल में छेड़छाड़ करके अपने हिसाब से कुछ भी कर लेता है तो वो अध्ययन करते हैं मानव भूगोल में। यहाँ आप एक टॉपिक डाल दो भौतिक भूगोल के। अच्छा, आपसे पूछिए कि भौतिक भूगोल के पिता कौन है? तो ये जो हमारे अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट जी थे, इनको ही भौतिक भूगोल के पिता भी कहा जाता है। अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट को भौतिक भूगोल का पिता भी कहा जाता है। अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट को एक और चीज कहा जाता है, आधुनिक भूगोल का पिता भी और भौतिक भूगोल का पिता भी अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट होता है। ठीक, परिभाषा बनाना हो तो यही बनाइएगा क्या, भौतिक मेरे में फोन आ रहा है क्या? भौतिक स्थलाकृतियों का अध्ययन आप खुद बना सकते हैं। भौतिक बोल भौतिक कहने से ही संबंधित है कि हाँ ये जो है भौतिक चीजें हैं, चाहे स्थल हो, वायुमंडल हो, जलमंडल हो, मतलब पानी हो, ये सब जो प्रकृति द्वारा प्रदत्त है वो भौतिक है, और जो मानव बनाएगा वो मानव भूगोल है। अब तब यहाँ एग्जाम्पल क्या लगा सकते हैं, यदि स्थल कहना हो, पृथ्वी कहना हो, इसको शुद्ध भाषा में ना स्थल मंडल कहते हैं। फिर आता है जलमंडल, फिर आता है वायुमंडल, और फिर आता जीवमंडल। यह स्थल मंडल के विज्ञान को ना भू आकृति विज्ञान कहते हैं। और जलमंडल के विज्ञान को समुद्र विज्ञान कहते हैं। वायुमंडल के विज्ञान को जलवायु विज्ञान कहते हैं। और जीवमंडल के विज्ञान को जीव भूगोल कहते हैं। देखो, भौतिक भूगोल के पिता जो हैं अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट को कहा जाता है। भौतिक भूगोल में किसका अध्ययन करते हैं, भौतिक स्थलाकृतियों का अध्ययन करते हैं। यदि भौतिक भूगोल के अंतर्गत आपको शाखाएं बताना हो तो ये 4 शाखाएं बन जाएंगी। कौन कौन सा, स्थल मंडल जिसके अध्ययन को भू आकृति विज्ञान कहते हैं, फिर जलमंडल, वायुमंडल, फिर जीवमंडल। स्थल मंडल के अध्ययन को भू आकृति विज्ञान, और जलमंडल के अध्ययन को समुद्र विज्ञान, वायुमंडल के अध्ययन को जलवायु विज्ञान, और जीवमंडल के अध्ययन को जीव भूगोल कहते हैं। ठीक, ये चीज, ये आपको यदि 2 नंबर में पूछता है कि भौतिक भूगोल क्या है, तो आप यहां से लेकर यहां तक लिख देना। कहां तक, तो भौतिक भूगोल के पिता वॉन हम्बोल्ट को कहा जाता है। इसमें भौतिक स्थलाकृतियों का अध्ययन किया जाता है। भौतिक भूगोल की शाखाएं ये 4 हैं। ठीक, ये 2 नंबर का आपका बन गया ऐसे। अब ये आपको लिखना हो चाहे इसमें क्या है तो आपको खुद ही पता चल रहा है, इसमें स्थल का अध्ययन होगा, इसमें जल वितरण का अध्ययन होगा, इसमें वायु के बारे में, इसमें जलवायु के बारे में होगा। अच्छा, तो जल में जलवायु का नहीं हो सकता है? नहीं, तो फिर वायु में ये चीज, यदि 2 नंबर का बनाना हो, सवाल लिखना हो, जब पूछ दे कि भौतिक भूगोल क्या है, तो आप ऐसे लिखेंगे कि भौतिक भूगोल के पिता वॉन हम्बोल्ट को कहा जाता है। भौतिक भूगोल भौतिक स्थलाकृतियों का अध्ययन को कहा जाता है। भौतिक भूगोल की ये 4 शाखाएं हैं, स्थल मंडल, वायुमंडल, जलमंडल और जीवमंडल। स्थल मंडल के विज्ञान को भू आकृति विज्ञान, जलमंडल के विज्ञान को समुद्र विज्ञान, वायुमंडल के विज्ञान को जलवायु विज्ञान, और जीवमंडल के विज्ञान को जीव विज्ञान। तो फिर थोड़ा थोड़ा इसके बारे में लिख देना कि स्तरों का अध्ययन कराया जाता है। इसमें जल के वितरण के बारे में अध्ययन करते हैं, इसमें जलवायु के बारे में अध्ययन करते हैं, इसमें जीव का अध्ययन करते हैं। ठीक, ये 2 नंबर का सवाल है। ये वाली ना, ये वाला एक ऑब्जेक्टिव में अभी भी जैसा मान लो, क्योंकि इस बार पूछा था कि मानव भूगोल के पिता किसको कहा जाता है, तो अगले बार के लिए ये ऑप्शन बन सकता है आपको, भौतिक भूगोल के पिता कौन है। लिखो, कैसे परखी हो इससे पहले सब्जेक्ट की भाई?
क्वेश्चन फॉर्मेट में पढ़ रखे हो आप? अच्छा, पूरा ही लिख देते हैं। फ्रेडरिक रेडजल। देखो इस बार यही पूछा था कि मानव भूगोल के पिता कौन से हैं। ऑप्शन में दिया था रेडजल और बाकी 3-4 ऑप्शन। ठीक, ये रेडजल। हाँ, तो पूरा फ्रेडरिक रेडजल है। ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको पूरा नाम ही लिख दे, ये खाली लास्ट वाला नाम ना वो काफी होता है याद करने के लिए। रेडजेल है ये, नील नहीं है, जेल है। ये माथा में लगाने वाला जेल जो होता है ना वो वाला। ठीक, तो ये फ्रेडरिक रेडजेल है इस बार का ऑब्जेक्टिव आपके बोर्ड का, समझे? अब बताओ मानव भूगोल क्या है? यही है, मानव का पर्यावरण के साथ संबंधों का अध्ययन, जो कि हम शुरुआत से ही बता रहे हैं कि मानव का पर्यावरण से, और ये हुआ क्यों शुरू हुआ होगा, ऐसा पॉसिबल क्यों हुआ? ऐसा संभव हुआ प्रौद्योगिकी के कारण, यानी कि टेक्नोलॉजी के कारण। हम बताते हैं आपको, ये क्वेश्चन आता है क्यों संभव हुआ टेक्नोलॉजी का। पहले ना हम मानते थे कि सब कुछ जो है ना ईश्वर के हिसाब से चलता है, हम पर्यावरण में कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं। पहले क्लास में हम सिर्फ यही बता रहे थे कि पहले जो था ना, यदि नदी वदी में तूफान उफान आ गया तो कहा जाता था कि समुद्र देवता कुपित हो गए हैं, अब इंसानों को भुगतना पड़ेगा। पर हमने जब टेक्नोलॉजी को सीखा तो हमने समुद्र के ऊपर, नदी के ऊपर पुल ही बना दिया कि अब ना जाएंगे पानी में और ना ही रहेगा कुपित होने का भय, ऊपर ऊपर से ही निकल जाएंगे। अब छोटा छोटा जगह पे निकलने के लिए, छोटी नदियां पार करने के लिए हमने पुल बना दी, और बड़े समुद्रों को पार करने के लिए हमने हवाई जहाज बना दिए कि समुद्र देवता का कोई दिक्कत ही नहीं रहेगा। ठीक, तो ये जो हमारा है मानव का पर्यावरण के साथ संबंध स्थापित हुआ है इसलिए क्योंकि हमारे पास टेक्नोलॉजी है। ये भी अब क्वेश्चन आपका पूछता है, या एनसीईआरटी के पीछे जो क्वेश्चन दिया हुआ है ना उसमें ये एक क्वेश्चन भी दिया हुआ है। ठीक, अब इसके इतिहास के बारे में बात करें आपको, इसी का इतिहास चाहे ऐसे करके नंबर अच्छी पॉइंटर्स के रूप में लिख लो। पंद्रहवीं सदी में क्या हुआ, 15वीं सदी में तुम देखोगे ना कि 1498 के आसपास वास्को डी गामा, ये सब वास्को डी गामा भारत का खोज कर रहा है। वही नहीं बल्कि बहुत लोग इधर उधर भटक रहा है और जा जाके नए देशों का, नई जगहों का खोज कर रहा है। अब नई जगहों का जब खोज कर रहा है तो नए लोगों को देख रहा है कि हमारे जैसे तो ये नहीं है, ये भी इंसान है लेकिन दिखता दूसरे हैं। आप, मैंने उस दिन अफ्रीका वाला एग्जाम्पल दिया एक रील में ना, मैंने एडिट किया वही चीज अफ्रीका वाला कहीं, कि सच में देख के डर जाओ कि बाप रे बाप ये ऐसा इंसान हो सकता है। तो फिर जब नए नए जगहों को खोजा होगा तो देखा होगा कि ये लोग हमसे अलग है, और हमसे अलग है तो क्यों अलग है, ऐसा क्या हो गया इसके साथ, तब जाके ये बना होगा कि नहीं हम अध्ययन करते हैं मानव भूगोल का, मानव के भूगोल का अध्ययन करते हैं, ये अलग क्यों है, वहां होने की वजह से, दूसरी जगह पे होने की वजह से इसका पूरा पूरा बनावटे अलग है। कोई मतलब तुम अपने ही यहाँ देख लो अपने भारत में, कोई केरल में रहने वाले लोग काले हैं, उधर कश्मीर में रहने वाले एकदम से गोरे हैं, हमारे बिहारी लोग ना काले हैं ना गोरे हैं, दोनों मिक्सअप है। ठीक, ये सब केवल हो रहा है क्लाइमेट के प्रभाव से, भूगोल के प्रभाव से। तब जाके ना लोगों ने सोचा कि हम अध्ययन करते हैं, एक नया भूगोल बनाते हैं, मानव के भूगोल का अध्ययन करते हैं, मानव के बारे में अध्ययन करते हैं, मानव का जो है ना भूगोल, भूगोल का मानव पर क्या प्रभाव पड़ता है और क्यों ये लोग इतना अलग है। 1970 के दशक में 3 सिद्धांत का खोज होता है, मानवतावादी, अमूलवादी और तीसरा का आता है व्यवहारवादी।
ये तीन चीज 1970 के दशक में ये तीन कॉन्सेप्ट चलने लगता है कि मानवतावादी, अमूलवादी और व्यवहारवादी। मानवतावादी क्या कि मानव कल्याण से संबंधित, भूगोल का जिक्र करेंगे हम मानव कल्याण के लिए, रोटी कपड़ा मकान बनाएंगे मानव के लिए, ठीक है। यहाँ हमको भूमि मिला हुआ है, पानी मिला हुआ है, सब कुछ मिला हुआ है, ठीक है। इसको हम अपने हिसाब से मानव को जिससे कल्याण हो सकता है, जिससे हमको बहुत ईज कंफर्ट आ सकता है, बहुत बढ़िया लाइफ हो सकता है, ठीक, उसके हिसाब से हम भूगोल को ढालेंगे, ठीक। तो ये कहते हैं मानवतावादी कि मानव कल्याण पे फोकस करता है। दूसरा क्या होता है अमूलवादी, रेडिकल होते हैं। अमूलवादी मार्क्स पढ़े होंगे कभी, मार्क्स कहता है कि अमीर गरीब का बात, कि समाज में बहुत जो लोग अमीर है वो गरीबों का शोषण करेगा, गरीब हमेशा गरीब रह जाएगा। अब सोचो कोई जमीन है, वहां पेड़ पौधे लगे हुए हैं, उसको काट कर अमीर क्या करता है, कोई उद्योग बना देता है। अब उद्योग की कमाई अमीर के पास जाएगी, लेकिन पेड़ पौधा कटा तो क्या इसका नुकसान केवल अमीरों को होगा? सांस तो गरीब भी ले रहा है। अब अमीर क्या होगा, उसके पास तो आरओ का पानी है, जाकर आरओ का पानी पिएगा, लेकिन गरीब के पास तो ये नहीं है, तो गरीब पिएगा कहाँ का पानी? जो प्रदूषित पानी है वही, नदी का पानी। और ये प्रौद्योगिकी की वजह से जो पानी है वो गंदा हो रहा है, इसका प्रभाव जो है गरीबों पे ज्यादा पड़ जाएगा, ठीक। रेडिकल इस प्रकार से व्याख्या करता है मार्क्सिज्म के हिसाब से कि जो भूगोल है उसमें जो है अमीर और गरीब का क्या कुछ कंसेप्ट चलता है। फिर आते हैं व्यवहारवादी। व्यवहारवादी लोग ना अपने अनुभव के आधार पर कि हाँ मैंने वहां गया था, मैंने देखा था कि ऐसा ही होता है। व्यवहार मतलब हमने क्या अनुभव किया, उसके आधार पर भूगोल की व्याख्या करता है। ये तीन कौन? हाँ बोल। अमूलवादी यही तो कह रहे हैं अमीर गरीब वाले, जो लोग कहते हैं कि यहाँ काट कर बना दिया औद्योगिक उद्योग बना दिए, और लेकिन जो उद्योग बनाने वाले हैं वो एकदम रहेगा कंफर्ट में, जाकर आरओ का पानी पिएगा, लेकिन इसके द्वारा जो प्रदूषित पानी है वो पीना पड़ेगा गरीब को। जब ये तीन कंसेप्ट विकसित होगा, जिसमें मानव कल्याण की बात हो रहा है, जिसमें अमीर गरीब की बात हो रहा है, जिसमें अपने अनुभव के आधार पर बात हो रहा है, तब तो यहाँ मानव सेंटर में आ गया। यहाँ मानव तो सेंटर में आ गया, हम व्याख्या भूगोल का मानव के सेंटर में करने लगे। मतलब कि मानव भूगोल के मुख्य घटक मानव भूगोल के मुख्य घटक खुद मानव ही है। मानव भूगोल के सेंटर में मानव ही है। पर ये भौतिक भूगोल था, भौतिक भूगोल के सेंटर में, भौतिक भूगोल के मुख्य घटक भौतिक होता है, लेकिन मानव भूगोल का मुख्य घटक मानव होता है। ये भी ऑब्जेक्टिव में आपका प्रश्न बनता है कि प्रकृति भौतिक भूगोल के मुख्य घटक क्या होते हैं, लिख लेना भौतिक भूगोल वाले में कि भौतिक भूगोल के मुख्य घटक क्या होते हैं। तो भौतिक होता है, प्रकृति होता है, और मानव भूगोल के मुख्य घटक क्या होता है, मानव होता है। उस वाले में ना लिख लो एक लाइन कि भौतिक भूगोल के मुख्य घटक, भौतिक भूगोल के मुख्य घटक उसमें लिख लो, अरे नीचे ही लिख लो ना। उसके बाद भौतिक भूगोल के मुख्य घटक, और सामने डैश लिख, हाँ मूल घटक सामने डैश देकर लिख दो प्रकृति, और यहां मानव भूगोल के मुख्य घटक में कौन हो जाएगा, मानव। मुख्य बोले, हाँ मुख्य, हाँ। ये पिछले साल ऑब्जेक्टिव में प्रश्न पूछा था, लास्ट वाला देखो। 1990 के दशक को क्या कहा जाता है? 1990 के दशक को उत्तर आधुनिकतावाद कहा जाता है भूगोल में। भूगोल का ये पहले लिख लो, 1990 के दशक भूगोल का उत्तर आधुनिकतावाद कहा जाता है या कहते हैं, ठीक बात। आप ये नोट कर लो, एकदम हट जाते हैं। अब देखो इसमें हम क्या बताएं कि मानव भूगोल के पिता फ्रेडरिक रैटजेल को कहा जाता है। मानव भूगोल है क्या, तो पर्यावरण का मानव के साथ संबंधों का अध्ययन ही क्या है, मानव भूगोल है। मानव पर्यावरण के साथ संबंध स्थापित कैसे करता है, प्रौद्योगिकी के कारण, टेक्नोलॉजी के कारण, ठीक। उसके बाद इसका इतिहास के बारे में बताया कि शुरुआत कब कैसे हुआ होगा, तो 15वीं शताब्दी में नई जगहों का खोज होने लगा। जब नई जगहों का खोज होने लगा तो लोगों ने नए लोगों को देखा, अपने से अलग लोगों को देखा, उसके जीवन में क्यों ऐसा चीज है, मतलब उसका जीवन ऐसा क्यों है,
उस पर खोज होना शुरू हो गया, सोचने लगा लोग। अब जब जैसे सोचेगा तो क्या होगा, मानव सेंटर में आ जाएगा और फिर मानव भूगोल का विकास होने लगेगा। फिर 1970 के दशक में क्या हुआ कि 1970 के दशक में 3 कॉन्सेप्ट जो है वो चलने लगे, प्रचलन हो गया उसका। मानवतावादी, अमूलवादी और व्यवहारवादी। मानवतावादी, अमूलवादी और व्यवहार। एक बार बोल तो लो भाई। मानवतावादी, मूल्यवादी और व्यवहारवादी। मूल्यवादी नहीं, मानवतावादी, हाँ वो अमूल डेयरी वाले होते हैं ना, उसके अमूलवादी और व्यवहारवादी। ठीक, मानवतावादी में क्या था कि मानव सेंटर में था, मानव कल्याण की बात करता है। अभी लिखवा ही देते उसको। इसका देखो 1990 के दशक में को क्या कहा जाता, भूगोल का उत्तर आधुनिकतावाद कहा जाता है। अब 3 वर्ड आपने देखा, मानवतावादी, देखो मानवतावादी विचारधारा क्या कहता है। मानवतावादी विचारधारा कहता है कि मानव के कल्याण की बात करता है। ठीक, मानव कल्याण की बात करता है मानवतावादी। मानवतावादी मानव कल्याण की बात करता है, ये फोकस करता है रोटी कपड़ा मकान स्वास्थ्य आवास शिक्षा ये सब पे। ठीक, पहले शिक्षा और भी हम लगा देते हैं। अब रखा जाता है, हाँ रखा जाता है, केंद्र में रखा जाता है, रखा जाता है। ठीक है, दूसरा का था अमूलवादी। मार्क्स के सिद्धांत आधारित सोच। अमूलवादी बात करता है मार्क्स के सिद्धांतों पर आधारित जो सोच है उसके बारे में। मार्क्स हमेशा गरीब और अमीर की बात करता है। एग्जाम्पल में हम ना इसको लिखते वक्त लिख सकते हैं कि जो हम अभी एग्जाम्पल दिए कि एक कोई व्यक्ति प्रौद्योगिकी कहीं लगाता है, कोई उद्योग कहीं लगाता है और वहां के पेड़ पौधे काट दिए जाते हैं, परंतु वो व्यक्ति खुद मतलब अमीर है, जाएगा तो आरओ का पानी पिएगा, शुद्ध पानी पीता है, लेकिन उसका प्रभाव जो है गरीबों पे आ जाएगा, गरीब को हमेशा प्रदूषित पानी पीना पड़ जाएगा। ठीक, थर्ड आता है एक और क्या बताएं, व्यवहारवादी। व्यवहारवाद बात करता है अनुभव के आधार पर। ये एकदम सही भी हो गया। व्यवहारवादी बात करता किस पे, बताओ तो किस पे बात करता? अरे बोलो भी। हाँ, अनुभव के आधार पर पर्यावरण के साथ संबंध। हम ये मान के चल रहे हैं ना कि आप ना खुद परिभाषा बना सके, मतलब आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आ जाए और परिभाषा आप जो बना दोगे, जो आपको समझ में आ रहा है ना आप लिख देंगे, वो सही होगा, वो सही ही परिभाषा होगा, वो गलत नहीं होगा। लिख दीजिए ना शिक्षा, जितना आपको लगता है ना कि मानव कल्याण हो सकता है जिस जिस चीज से, सब कुछ लिख दीजिए। अपने से 2-4 और एग्जांपल लगा दीजिए, बहुत अच्छा बात हो जाएगा आपका कॉपी। अरे लगा दो, शिक्षा लगा दो।
ठीक। तो मानवतावादी क्या कहता है? मानव कल्याण की बात करते। लिख लो एक बार उसको, बात करते। तो तुम उसके पानी का बोतल उठवा दो। अब देखो पहले सुनो, सुन तो लो। अरे सुनो, मानवतावादी में क्या अध्ययन करते हैं? मानवतावादी में क्या अध्ययन? मानव कल्याण की बात करते हैं। और अमूलवादी में गरीब अमीर याद आ जाए, गरीब अमीर, तो इतना भी लिख के आ जाओगे तो काम हो जाएगा। ठीक है, ये मार्क्स के सिद्धांतों की बात करता है। मार्क्स ही है जो बात करते हैं गरीब अमीर पे, शोषित और शोषण करने वाले व्यक्ति पर, एकदम से जिसका मतलब बहुत गरीब है और बहुत अमीर है, उसके बारे में डिफरेंस कैसे है और वो उसका शोषण कैसे करता है, वैसे। ठीक। फिर तीसरा का है व्यवहारवादी। व्यवहारवादी व्यवहार से आपको संबंधित है। व्यवहार मतलब अनुभव, हम आपके साथ कैसा व्यवहार बनाते हैं, ये अनुभव से ही पता चल सकता है। मानव का पर्यावरण के साथ क्या व्यवहार हो सकता है, ये अनुभव से ही पता चल सकता है। इसलिए व्यवहारवादी अनुभव के आधार पर पर्यावरण के साथ संबंधों की बात करता है। ठीक। इसलिए तो कह रहे हैं कि तुम ना जैसे लिख लेना आप, इजी मतलब होता है। हाँ, आप जैसे लिखना इसको हिंदी में। ठीक है, अब आता है हमारा दूसरा का टॉपिक, रेड जेल। अब बताओ रेड जेल कौन है? बताओ तो रेड जेल कौन है? मम्मी था नहीं, तुम्हारे सब्जेक्ट मम्मी है। रेड जेल है, हाँ। हेलो भाई, ये कैसे व्याख्या कर दी? तो देखो, रेड जेल है मानव भूगोल के पिता। इनका एक बुक है जो कि पूछता है एंथ्रोपो जियोग्राफी। 2-4 बार बोलो, एंथ्रोपो जियोग्राफी, एंथ्रोपो जियोग्राफी। हाँ, बहुत हो गया, बहुत बहुत ज्यादा बोल दी। अब देखो ये क्या, ये लिख लो, सिर्फ ये लिख लो। उसके बाद इनका एक परिभाषा लिखा देते हैं जो कि बुक में दिया हुआ है, जो कि सीधे सीधे रट लेना बिना कुछ पूछे, थोड़ा थोड़ा हट जाएंगे आप कहिए तो। ये आप यहां तक लिख लो, उसके बाद एक परिभाषा लिखो। रेड जेल के अनुसार ये मानव भूगोल के बारे में ही परिभाषा दे रहे हैं। बोला जाए, एंथ्रोपो जियोग्राफी है। रेड जेल मानव भूगोल के पिता कहे जाते हैं और बुक का नाम है एंथ्रोपो जियोग्राफी। अब यहाँ पे लिखो रेड जेल के अनुसार। हाँ, इस बुक के राइटर है रेड जेल के बुक है ये। अब लिखो, ऐसे देखिए परिभाषा लिखते हैं ना, तो ऐसे उल्टा 6 में लिखते हैं। हाय, क्यों कॉलेज बीच में आता है? उस सब का ना क्लास कंपटीशन वालों को हम बंद रखे हुए, बंद नहीं रखे हुए। टीचर का पावर क्या? लिखो, मानव भूगोल मानव समाजों और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। समाजों और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है।
संश्लेषित अध्ययन है। संश्लेषित अध्ययन है, एक और लिख लो ऐसे इनकॉम अति देकर, ऐसा ऐसा लगाकर, ठीक। मानव को जीवित रहने के लिए वातावरण से सहयोग प्राप्त करना अनिवार्य है। मानव को जीवित रहने के लिए, मानव को जीवित रहने के लिए वातावरण से सहयोग प्राप्त करना, वातावरण से सहयोग प्राप्त करना अनिवार्य है। वातावरण से सहयोग प्राप्त करना क्या है? अनिवार्य है, ठीक। अब तुम दूसरा नाम दे दो, एलन सी सैंपल। चले जा हम कहा चले जाएंगे तो सबको लेकर जाएंगे साथ, डूबेंगे तो डूबेंगे, सबको ले डूबेंगे, ठीक। ये देखो एक नाम है एलन सी सैंपल करके। एलन सी सैंपल यही रेडजल की शिष्या थी, पढ़ने वाली स्टूडेंट थी, ठीक है। और जब ये स्टूडेंट थोड़ा पढ़ लेता है अच्छा से, तो वो एक नया व्याख्या करता है कि गुरुजी तो ठीक ही बताते हैं लेकिन थोड़ा और कुछ बताना चाहिए था जो उनसे छूट गया है, ठीक। तो एलन सी सैंपल लिखो, उसके बाद इनके अनुसार लिख लो, ऐसे लेकर। मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी, हाँ ऐसे करके लिख लो, इसमें एलन सी सैंपल के नीचे मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी। पहले परिभाषा लिख लीजिए एक लाइन छोड़कर, ठीक है। यदि आप ये नहीं लिखे हैं तो उसके बाद लिख लो अस्थिर पृथ्वी, अस्थिर पृथ्वी, हाँ पृथ्वी, अस्थिर पृथ्वी, हाँ अस्थिर पृथ्वी, पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंध का अध्ययन है। और पृथ्वी और क्रियाशील मानव, क्रियाशील मानव के बीच, शील मानव के बीच, मानव के बीच परिवर्तनशील संबंध का अध्ययन है। परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है, शील संबंधों का अध्ययन है। हाँ ये ऐसा लगा लो, बंद कर लो इसको, ऐसे ऐसे करके। फिर एक और नाम है ब्लास। अच्छा यही सब पढ़ा है। हाँ ब्लास्ट, बालाडीला एकदम ब्लास्ट कर जाता है उसका, ठीक है। बालाडीला ब्लास्ट हमारे यहाँ के नहीं है ना, नहीं तो कलुआ नाम रख देते, भोलुआ नाम रख देते, गुलुआ नाम रख देते। ऐसा कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं आता है जिसका नाम हो, उसे कलुआ ने दिया है, भोलुआ ने कहा है ऐसा। वलाडिलावलास लिखो, लंबा सलाह है। हमारी पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियम, हमारी पृथ्वी को, हमारी पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियमों तथा को, हमारी पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियमों तथा इस पर रहने वाले जीव, इस पर रहने वाले जीव, नियंत्रित करने वाले भौतिक नियमों, हम सुनो तो, हमारी पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियमों तथा इस पर रहने वाले जीवों के मध्य, इस पर रहने वाले जीवों के मध्य, इस पर रहने वाले जीवों के मध्य
संबंधों के अधिक संश्लेषित ज्ञान से उत्पन्न संकल्पना। संबंधों के अधिक संश्लेषित ज्ञान से उत्पन्न संकल्पना। मध्य संबंधों के अधिक संश्लेषित ज्ञान से उत्पन्न संकल्पना। हो गया, बंद करता हूँ। हाँ, संकल्पना। अब हो गया, आप 4 नंबर लिखो। बस ये आपका हो गया। रुको तो एक और परिभाषा इसका लिख लो, वोलाडी लवलास का। एक और ऐसा वोलाडी लवलास में एक और ऐसे करके लिख लो। मानव भूगोल विचारों के विकास का परिणाम है। मानव भूगोल विचारों के विकास का परिणाम है, न कि भौगोलिक ज्ञान के विस्तार का। मानव भूगोल विचारों के विकास का परिणाम है। मानव भूगोल विचारों के विकास का परिणाम है, न कि भौगोलिक ज्ञान के विस्तार का। न कि भौगोलिक ज्ञान के विस्तार का। भौगोलिक ज्ञान न कि भौगोलिक ज्ञान के विस्तार का। हम बंद कर दीजिए। नहीं, वो क्यों लिखे? अच्छा, एक और चीज ना, एलएनसी सैंपल में एक चीज और लिख दो, एक और लाइन। मानव प्रकृति का दास है, ये भी इन्हीं का दूसरा का परिभाषा है। मानव प्रकृति का दास है एलएनसी सैंपल वाले में। हाँ, उसमें सैंपल वाले में, एलएनसी सैंपल वाले में लिख दो एक लाइन कि मानव प्रकृति का दास है। अब ये परिभाषा आपको लिखने के लिए याद नहीं करना है, मतलब सब्जेक्टिव के लिए याद नहीं करना है, ऑब्जेक्टिव के लिए याद करना है। यदि ये परिभाषा याद भी करना है तो सिर्फ ऑब्जेक्टिव के लिए, जो अभी आप लिखे हैं। तो ऑब्जेक्टिव के लिए याद करना हो ना, तो कैसे कैसे याद करना, कोई ना कीवर्ड याद कर लेना। जैसे पहला वाला में है मानव भूगोल मानव समाज और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन। मानव समाज और धरातल, मानव समाज और धरातल जैसे दिख जाए तो तुम लगा देना रेड जेल। वहां ना एक हाईलाइट जैसा ऐसे कर दो, नीचे अंडरलाइन कर दो। पहला वाला परिभाषा में लिखा हुआ है ना कि मानव भूगोल मानव समाज और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन। तो मानव भूगोल मानव समाज के नीचे एक अंडरलाइन कर दो और धरातल के नीचे एक अंडरलाइन कर दो। मतलब यहां से याद करना होगा रेड जेल का, तो बस 2 वर्ड याद कर लेना, मानव समाज और धरातल। जिस परिभाषा में मानव समाज और धरातल दिख जाए वो रेड जेल कह रहा है। ठीक, सिर्फ ऑब्जेक्टिव के लिए ये परिभाषा, सब्जेक्टिव में आपको लिखना नहीं है, याद भी नहीं करना है। तो इसके लिए हम पूरा परिभाषा नहीं याद करेंगे, सिर्फ अंडरलाइन कर लीजिए ना, अंडरलाइन कर लेना। पहला वाला जो रेड जेल की परिभाषा है उसमें सिर्फ अंडरलाइन कर लो मानव समाज को और धरातल को। कर लिए, नीचे सब कोई कर लिए? दिखाओ किधर की। देखिए ना, मानव समाज और धरातल। हाँ, अरे तो हमको ये भी सिखाना है ना कि मतलब कितना याद करना है आपको। अब हम आपको दे दे पूरा परिभाषा, ये परिभाषा हमसे नहीं याद होगा, आपसे कहेगा याद हो। नहीं तो हम बुक का क्या प्रयोग करते हैं आपको इस परिभाषा को अति करने के लिए। अच्छा, उसके बाद रेड जेल में और कुछ परिभाषा लिखवाए हैं क्या? ये हाँ, एक और है, वातावरण से सहयोग प्राप्त करना अनिवार्य है। तो वहां वातावरण के सहयोग वहां अंडरलाइन कर दो। दूसरा परिभाषा इसी का है कि मानव को जीवित रहने के लिए वातावरण से सहयोग प्राप्त करना अनिवार्य है। तो वातावरण से सहयोग वहां अंडरलाइन कर दो। कर दिए? बता दो ना, उसको भी बता दो पीछे जो है आपका नहीं हो पा रहा किसी का। तब आपको रेड जेल का परिभाषा पूरा याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 2 लाइन याद किए। पहला वाला में कि मानव समाज और धरातल, और दूसरा परिभाषा में याद किए कि मानव से सहयोग। ठीक, रेड जेल ये। फिर एलएनसी सैंपल वाले में क्या याद करेंगे? एलएनसी सैंपल में अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव, यहाँ दोनों वर्ड पे ना आप लगा दो, अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव।
एलन से सैंपल में अंडरलाइन कर दो अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के नीचे। एलन से सैंपल में वाला डी वाला और एलन से सैंपल भी दूसरा का भी तो परिभाषा था, वो सीधे के सीधे याद कर लेना कि मानव प्रकृति का दास है, ठीक। और वाला डी विलास में हमारी पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियमों तथा इस पर रहने वाले जीवों के मध्य संबंधों के अधिक संश्लेषित ज्ञान से उत्पन्न संकल्पना है। भौतिक नियमों तथा जीवों के मध्य संबंध, वहां भौतिक नियम और जीवों के मध्य संबंध लगा दो, भौतिक नियम पर अंडरलाइन कर दो और जीवों के मध्य संबंध लगा दो। भौतिक नियम के नीचे अंडरलाइन कर दो और जीवों के मध्य संबंध पर अंडरलाइन कर दो। बस वाला डी लवलास में वो दोनों वर्ड याद करना है। वाला डी लवलास का दूसरा भी परिभाषा था विचारों के विकास का परिणाम है, तो वहां विचारों के विकास का परिणाम, वो पहले का लाइन ही पूरा याद कर लेना ना कि मानव भूगोल विचारों के विकास का परिणाम है। मानव भूगोल विचारों के विकास का परिणाम है, वहां तक है। हाँ ये हो गया, आगे पढ़ाते हैं ना आपको। इसको मिटा दे अब अरे रुक तो जाओ, रुक तो जाओ, थोड़ा पानी पी लो। थोड़ा ना तुम क्लास पे थोड़ा क्लास में इन्वॉल्व ही नहीं होती, दूर कोई हम जाएंगे भाई तो भूखा होगा तो तीन चीज नहीं आप तो जाएंगे तो खाना बनाएंगे सच में तुम जाओगी तो खाना बनाओगे? हाँ मेरा दो भाई तो भूखा होगा तो सब भूखा होगा। हम खा गए कौन खाना बना रहे हो? बनाते हैं। अच्छा ये ना हम शुरुआत में जब मानव भूगोल बता रहे थे कि 15वीं शताब्दी 1970, तो ये वही था मानव भूगोल का इतिहास ना, वही उसी टाइम हम बता दिए आपको। सुनो तो मानव भूगोल का इतिहास बताते हुए मानव भूगोल जब बता रहे थे तब वही बता दिए हैं कि 15वीं शताब्दी 1970 1990 यही था मानव भूगोल के इतिहास में। लास्ट है हमारा विचारधारा। कौन बना रहा है? अब देखो सुनो तो विचारधारा क्या होता है? अबे सुनो तो पहले विचारधारा होता क्या है? सुनो तो विचारधारा का मतलब होता है तुम किसी, जैसे कोई हनुमान जी को मानता है तो सब लोग हनुमान जी को मानता है, ठीक है, वो उसका विचारधारा है कि वो हनुमान जी को मानता है, ठीक। कोई मुसलमान है तो अल्लाह को मानता है, उसका विचारधारा है कि वो उसके लिए अल्लाह जो है वो सेंटर में है, ठीक। मतलब कि एक मत को मानने वाले जो लोग होते हैं, ठीक, उसका जो विचार है, एक मत को पूरा पूरा मत मानने वाले लोग हैं, उसको हम विचारधारा कहते हैं। अब इस हाँ मतलब एक यदि भगवान को मानने वाले हैं तो उससे जुड़ा जितना व्यक्ति है वो सब भगवान को मानेंगे, वो एक विचारधारा होता है। एक हाँ अल्लाह को मान, वैसे ठीक। वैसे हमारे भूगोल की 3 विचारधाराएं कौन सी बनी? मानव भूगोल की 3 विचारधाराएं। बड़ी सुंदर लग रहा है वीडियो को। लाइट नहीं कटा है ना इस वजह से। अब देखो पहला है नियतिवाद। इसको बोलते हैं आप लिखते चलो ना फटाफट। मतलब जो है तो उसमें ये बुक क्या लिखवा रहे हैं?
तो क्या लिखवा रहे हैं? उसी का परिभाषा तो परिभाषा है। ये है पहला हमारा नियतिवाद। अब सुन लो। अब अरे वो तो मेरे को दे देना, 3 बार आए से 3 बार। ठीक बात, हम लिख देते हैं। अरे एक बार समझा दीजिए। अच्छा फास्ट शांत रहो, लॉन्ग रहेगी एच को धीरे धीरे धीरे। बैठे हुए इसको कुछ भी करना मतलब आपने लिखा तो मुझे लिखा है। ये दोनों लिख लो फटाफट, उसके बाद आप समझाते हैं। 3 नंबर देखो पहला है 3 विचारधाराओं में, पहला है कौन? नियतिवाद का। नियतिवाद, इसको पर्यावरणीय निश्चयवाद कहते हैं। नियतिवाद, पर्यावरणीय निश्चयवाद, जो हम शुरुआत में बताएं कि सब कुछ प्रकृति है, प्रकृति अपना बॉस है, अपना भगवान है, सब कुछ है, उसी के हिसाब से हमको सब कुछ करना है, उसके बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते। वो जो चाहेगा वही होगा। जब तक हम ये सोच रहे थे, जब तक हम ये मान रहे थे, वो था नियतिवाद, कि सब कुछ नियति मतलब तय है। हमारे साथ जो भी कुछ हो रहा है वो नियति करती है, नियति मतलब प्रकृति करती है। सब कुछ स्क्रिप्टेड है। जो भी आपके जीवन में हो रहा है, आज आप यहाँ बैठे हो, इसी क्लास में क्यों आए हो, ये स्क्रिप्टेड है, नियति द्वारा तय है कि तुम इस क्लास में आओगे। तुम आर्ट्स ही क्यों लिए, ये तुम्हारा डिसीजन नहीं है, बल्कि नियति का डिसीजन है कि तुम आर्ट्स लो। कभी इस वाले पे ना 2-3 घंटा हम ऐसे डिस्कशन करना, फिर हम बताएंगे आपको कि ऐसा संभव है, मतलब ऐसा ही होता है जनरली। ठीक, तब ना कोई हाथ पाम रीडर जो होता है वो लगभग आपको बता देगा क्या। कोई हाथ देखने वाला हो तो बताइएगा। वो लगभग सुनो तो वो बता सकता है, मतलब 90% तक सत्य बता सकता है कि आपके जीवन में क्या कुछ होने वाला है। ठीक, और ये नियतिवाद आपके जीवन से संबंधित अभी है। उस समय तो एकदम फुल मान रहे थे कि 100% सब कुछ प्रकृति से हो रहा है, और सब कुछ प्रकृति से हो रहा है। तो वो जो विचारक थे, जो मान रहे थे सब कुछ प्रकृति से हो रहा है, वो थे नियतिवाद वाले, पर्यावरणीय निश्चयवाद के विचारधारा उसको कहते हैं। इसमें कहा जाता है कि प्रकृति जो हमारी सर्वोपरि है, मतलब सबसे ऊपर बॉस हमारा बैठा हुआ है। सर्वोपरि मतलब बॉस, प्रकृति हमारी बॉस है, हाँ सर्वोपरि है। मानव को क्या करना होगा कि प्रकृति के अनुसार खुद को ढालना होगा। जैसा ईश्वर चाहता है, जैसा प्रकृति चाहता है, हमको उससे सामंजस्य बिठाने के लिए जिंदा रहना है, तो हमको उसके हिसाब से ढालना होगा, ना कि हमें प्रकृति को अपने हिसाब से चेंज करना चाहिए। लेकिन जैसे आ गई हमारे पास टेक्नोलॉजी, जैसे कि एग्जांपल है आदिवासी के निवास। आज भी तुम आदिवासियों के बारे में पढ़ोगे या जानोगे तो सब कुछ उसका डिपेंड प्रकृति पे ही है। वो टेक्नोलॉजी यूज ही नहीं करते। आज भी वो तीर धनुष लेकर घूमते रहते हैं, भाला लेकर घूमते रहते हैं कि जहां कोई मिला मार देंगे, पका के खा जाते, कच्चा मांस खा जाते, वैसा कुछ।
ठीक। आज या फिर तुम हिस्ट्री में पढ़ते हो खानाबदोश के बारे में, घुमंतु के बारे में, आदि मानव के बारे में, जब लोग घूम रहे थे, खा रहे थे, ठीक। वैसे आदिवासियों का जीवन आज भी है, सारा डिपेंडेंसी प्रकृति पर। मनुष्य के शारीरिक संगठन, हम बार बार बता रहे हैं कि आपके हिसाब से अफ्रीकन आदमी चेंज क्यों है, ब्रिटेन का आदमी एकदम से गोरा क्यों है, चाइनीज आदमी एकदम मुंह छोटा सा, वो चाइनीज ही देखकर लगता है चाइनीज है। हमारे यहाँ नॉर्थ ईस्ट वाले जो लोग हैं, नॉर्थ ईस्ट जानते हो, असम वाले, मिजोरम वाले, नागालैंड वाले, इसको नॉर्थ ईस्ट वाले कहते हैं, हाँ, त्रिपुरा वाले। यहाँ के लोग हमारे इधर आ जाते हैं तो कहते हैं हम लोग से नेपाली चाइनीज आदमी है, क्योंकि उसके जो फेस है ना उसी तरह से छोटे छोटे होते हैं जैसे चाइनीज के हो सकते हैं, ठीक। तो ये शारीरिक संगठन जो है वो प्रकृति पे ही निर्भर करता है, मतलब कहाँ का भूगोल कैसा है वैसा ही हम बनेंगे। ये हम पे थोड़ा भी तय नहीं होता है कि हम कैसे हैं, ये हमेशा तय होता है कि प्रकृति ने कैसा हमको चाहा है बनाना, बस उसने बना दिया। तो ये बात रही नियतिवाद का, पर्यावरणीय निश्चयवाद का। अब फिर आ जाता है इसके समर्थक की बात करें तो ये ई कांट है, हमारे रैडजल साहब है, हमबोल्ट है, हंगीटन है, ये लोग समर्थन करते हैं कि ऐसा ही होता है, प्रकृति ही बॉस है, प्रकृति ही बॉस है कहने वाले लोग हैं ई कांट, रैडजल, हमबोल्ट, हंगीटन। ऑप्शन आ जाता है इनमें से कौन नियतिवाद के समर्थक है। ऑप्शन आपको मिल जाएगा ई कांट, रैडजल, हमबोल्ट, इनमें से सभी, आप इनमें से सभी लगा देंगे ऐसे। यदि ऑप्शन मिल गया इसमें से कोई है, ई कांट, रैडजल, हमबोल्ट, हंगीटन में से कोई है, मान लो से बना दिया रैडजल, एक में लगा दिया ए ऑप्शन रैडजल, और सेकंड ऑप्शन लगा दिया वॉलर डे लाप्लास, और थर्ड ऑप्शन लगा दिया रैले, ठीक। तो वहां हम लगा देंगे किसको, ये रैडजल को। अब वॉलर डे लाप्लास कौन है और मतलब फैबे कौन है, ये हम आपको बताते हैं इसी में। इसको मिटा सकते हैं क्या, ये हाँ, संभावनावाद भी तो बताना, अभी संभावनावाद आपको नहीं बताया। संभावनावाद क्या है कि जब हमारे पास टेक्नोलॉजी हो गई तो हमने सीख लिया कि हम प्रकृति को चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से। जब हम प्रकृति को अपने हिसाब से चेंज करेंगे तो यह है संभावनावाद, कि हमें इतना पावर आ गया है कि हम प्रकृति को चेंज कर सकते हैं। क्या करेंगे, तो सड़क बना लेंगे, पुल का निर्माण कर लेंगे, खेती करना शुरू कर देंगे अपने हिसाब से, ठीक। ये हमारा संभावनावाद। जो चीज मानववाद को लेकर पढ़े ना, मानव भूगोल को लेकर पढ़े, वही हमारा संभावनावाद, कि मानो अब जो है बॉस है इसमें। यदि पूछ दे नियतिवाद का प्रमुख घटक कौन है, तो प्रकृति ही है। इस वाले में संभावनावाद का मुख्य घटक कौन है, तो मानव है, क्योंकि यहां सेंटर में मानव आ गया, ठीक। अब संभावनावाद को दिया किसने था, ये भी जो है प्रश्न आपसे बनता। 3 नंबर वाला क्या है, कौन चल रहा है, रुको तो, अभी इसमें कुछ छूटा है। हाँ, इसका प्रवर्तक जो है लुसियन फैबे को कहा जाता है। लुसियन फैबे प्रवर्तक है, पर्यटक नहीं है। मतलब इसको दिया किसने था, इस शब्द को दिया किसने था, संभावनावाद को दिया किसने था, ये लुसियन फैबे, ठीक। और समर्थक की बात करें, 3 नंबर नहीं, ऐसा उसी में, हाँ, समर्थक है इसके वॉलर डे लाप्लास और लुसियन फैबे, यही दोनों लोग। संभावनावाद का प्रवर्तक है लुसियन फैबे, ये 2 नंबर नहीं डाल के मत लिखो, पहले से तुमने लिखा है वहां लिख दो, प्रवर्तक लुसियन फैबे और इसके समर्थक वॉलर डे लाप्लास, और सेकेंड है लुसियन फैबे, ठीक। अब थर्ड नंबर हमारा क्या, नो निश्चयवाद। मेरे सबके मुंह पे बारिश बची, आप हम नहीं बोल रहे, देख लीजिए मुंह पे बारिश कैसे बच सकता है। मेरे लग रहा है कौन जल्दी घर चलने आया, सबकी मम्मी बना के रखो, जाएगा तो खा लेगा मेरे। ओहो, आप खाने के लिए परेशान है नहीं? मैं हम भी तो जाएंगे तो खाना बनाएंगे फिर खाएंगे। अभी तो सब खा के आए, क्या करें, लिख तो लो, अरे सुनो तो, लिख लो फटाफट, साथ में ही लिख लो ना, फिर क्यों एक्स्ट्रा टाइम लो।
हम ग्रुप में डाल दी नहीं है सही वीडियो नहीं है और इसमें की है पर्यावरणीय निश्चयवाद एवं ये तो बनाना चले गए हां और के बाद तुम घर यहाँ से कितना दूर मेरा घर के बाहर देखो नौ निश्चयवाद क्या होता कि इसके प्रवर्तक टेलर को कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन बना हुआ है, ये प्रवर्तक कौन है? टेलर। हाँ, पर्यावरणीय निश्चयवाद और संभावनावाद के बीच का जो मार्ग है, इसमें कहता कि ना तो हमारा प्रकृति बॉस होगा और ना ही इंसान बॉस होगा, हमको करना होगा बीच बीच का मार्ग अपनाना होगा। क्योंकि हमने मान लिया प्रकृति ही सिर्फ बॉस है, तो हम क्या करेंगे, वही समुद्र में नाव लेकर जा रहे होंगे और समुद्र में डूब जाएंगे। उस पर पुल बनाना है, अच्छी बात है, लेकिन हमको ये भी मानकर नहीं चलना चाहिए कि हम ही बॉस है। क्योंकि हमने अब खुद को बॉस मान लिया और इतना सारा कुछ नाश करना शुरू कर दिया प्रकृति का, एक दिन हम अपना कब्र खुद खोद लेंगे। सारे पेड़ों को हमने काटे दिए तो सांस ही नहीं ले पाएंगे, हम खुद मर जाएंगे, न इंसान बचेगा और न ही प्रकृति बचेगी। तो हमको बीच का मार्ग अपनाना होगा, जो कि आया नौ निश्चयवाद कि बीच बीच का चलो भाई, तो बना भी लो, पुल भी बना लो और बचा भी लो, पेड़ भी लगा लो। ठीक, कहता है कि प्रकृति के ये हमारा लास्ट टॉपिक। देखो नौ निश्चयवाद कहता कि हम न प्रकृति को बॉस मान रहे हैं ना इंसान को बॉस मान रहे हैं, बीच बीच का रास्ता अपना रहे हैं। एक और चीज पूछ देता है टेलर जो है ना, एक और कंसेप्ट दिया था, रुको और जाओ। पूछ दे कि रुको और जाओ के संकल्पना किसने दिया, तो टेलर ने ही दिया था। इसमें कहता है कि थोड़ा रुको, सोचो प्रकृति के बारे में भी और अपने बारे में भी, और तब ना बीच का रास्ता निकाल लो। और बीच का रास्ता निकलेगा कैसे? तो बीच का रास्ता निकलेगा जब हम प्रकृति के नियमों के अनुसार ही प्रकृति में छेड़छाड़ करेंगे, तभी बीच का रास्ता बन सकता है। तब यदि ऑब्जेक्टिव बन जाए कि नौ निश्चयवाद में प्रकृति के नियमों में परिवर्तन किस हिसाब से कर सकते हैं, तो प्रकृति के हिसाब से ही कर सकते हैं। ठीक, प्रकृति के हिसाब से ही प्रकृति में परिवर्तन करना है, ये नौ निश्चयवाद का संकल्पना है। एग्जाम्पल कैसे कि औद्योगिक विकास हो रहा है, कहीं पे उद्योग लग रहा है, तो पेड़ों के विनाश से बचना चाहिए। या पेड़ों का विनाश हो ही गया, कुछ कट ही गया पेड़, तो उतना पेड़ तुम अलग कहीं लगा दो, ठीक, ताकि तुम्हारा संतुलन बना रहे। दूसरा क्या है? खनन। खनन मतलब किसी चीज को, जैसे कोयला खोद कर निकाल रहे हैं तो उसको कहते हैं खनन, माइनिंग। और खनन कर रहे हैं तो इतना मत खोदते चले जाओ कि तुम्हारा जो है भूसंकलन हो जाए। अब सोचो से कोयला नीचे बहुत मिट्टी के नीचे रहता है, वो खोद रहे, बहुत ज्यादा तुम खनन कर दिए, एक टाइम के बाद ऊपर वाला जमीन जो है नीचे धस जाएगा। तुमने शहर के सारे कोयले निकाल दिए जमीन के अंदर से, एक दिन तुम्हारा शहर ही नीचे धस जाएगा। इसलिए इससे भी हमको बचना चाहिए, एकदम से बहुत ज्यादा खनन नहीं कर रहे हैं, और साथ में अगले भविष्य के लिए भी हमें बचाना है। ऐसा नहीं हो कि हम पेट्रोल सिर्फ हम ही चला रहे हैं, पेट्रोल वाली गाड़ियां, हमारे भविष्य में जो लोग हैं उसको नसीब ही ना हो ये गाड़ी उड़ाने का, चलाने का, फिर वैसा ही कुछ आ जाए कि समुद्र में नाव लेकर चल रहे हैं, फिर से आदिकाल पहुंच जाए। उससे अच्छा है कि थोड़ा उसके लिए भी बचा लो, उसके लिए भी सोच लो। हम भूगोल वाले हैं, थोड़ा तो सोच ही लेंगे अपने भविष्य के बारे में।
ठीक। नौ निश्चयवाद के प्रवर्तक टेलर, ठीक। संभावनावाद के प्रवर्तक लुसियन फेबे, संभावनावाद के प्रवर्तक लुसियन फेबे, नौ निश्चयवाद के प्रवर्तक टेलर। आपको बताए थे मानव भूगोल के पिता, मानव भूगोल के पिता रैटजेल, इस बार ही पूछा था। और भौतिक भूगोल के पिता वन हैम्बोल्ट करके। अच्छा एक एक लाइन फिर से देख लो, ये खत्म हो गया यदि लिख लिए हो तो, ठीक। भूगोल की शाखा में दो बात बताई थी हमने, भौतिक भूगोल और मानव भूगोल, दो शाखा है, भौतिक भूगोल और मानव भूगोल। भौतिक भूगोल क्या है? भौतिक हाँ, जो प्रकृति का अध्ययन करते हैं, भौतिक असलाकृतियों का अध्ययन करते हैं, जिसमें भौतिक चीजों का अध्ययन करते हैं, वो भौतिक भूगोल है। जिसमें मानव के साथ संबंध का अध्ययन करते हैं, वो मानव भूगोल। भौतिक भूगोल के पिता अलेक्जेंडर वन हम्बोल्ट और मानव भूगोल के पिता रैटजेल, ठीक। वहां तक उसके बाद हमारा खत्म हो गया था। फिर रैटजेल पे आते हैं। रैटजेल ने परिभाषा बताई थी। रैटजेल का एक बुक भी था एंथ्रोपो ज्योग्राफी करके, ठीक। एंथ्रोपो ज्योग्राफी से जब कर ही दी, एक और बुक का नाम लिख लो, ऐसे करके। क्या लिख सकते हो आप? हालांकि ये पुस्तक उसका नहीं है, ये वारेनियर का पुस्तक है। अलग ही लिख दो, नहीं तो तुम फिक्स मिक्स कर दोगे। रुको तो एक बार रिवाइज करवा लेने दो। वारेनियर की पुस्तक है ज्योग्राफिया जनरलिस करके, ठीक। रैटजेल ने परिभाषा क्या दिया था? रैटजेल ने परिभाषा दिया था, बताओ तो। दो चीज हम फिक्स किए थे, धरातल को, और एक और चीज फिक्स किए थे जिसको याद करेंगे हम, मानव समाज को। मानव समाज और धरातल। देखो एक बार लिख लिए थे, देखो एक बार। मानव समाज और धरातल। रैटजेल कहा मानव समाज और धरातल की बात करी, मानव समाज और धरातल की बात करी। एलन से सैंपल ने बात किया अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव, अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव। एक और चीज कहा कि मनुष्य जो है प्रकृति का दास है। अरे एलन से सैंपल कहा था कि प्रकृति का दास है। एलन से सैंपल कहा था कि मानव जो है प्रकृति का दास है। वो किसका अथी था? जो जीवों के वायुमंडल के साथ सहयोग, वो था पहला रैटजेल का। सहयोग वाली बात रैटजेल का था, ठीक। इसमें कहता है मानव प्रकृति का दास है, ठीक। और दूसरा का कहता है कि अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव, दो वर्ड। वलाडिलावलास में क्या था? भौतिक नियम और जीवों के मध्य संबंध, भौतिक नियम और जीवों के मध्य संबंध, ये तीन। रैटजेल का है धरातल और मानव समाज, मानव समाज और धरातल, ठीक। एलन से सैंपल का है मानव प्रकृति का दास है, और साथ में अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव। वलाडिलावलास का है भौतिक नियम तथा जीवों के मध्य संबंध, ठीक। उसके बाद हम आ गए थे मानव भूगोल का इतिहास। हमने बताया क्या कि 15वीं शताब्दी में नए नए जगहों का खोज होने लगा। 1970 के दशक में 3 सिद्धांत आते हैं। कौन कौन? व्यवहारवादी, अमूल्यवादी और मानवतावादी, ठीक। 1990 के दशक को मानव भूगोल का उत्तर आधुनिकतावाद कहते हैं, ठीक। उसके बाद 3 विचारधाराओं के बारे में हमने बताया। कौन कौन 3 विचारधारा? नियतिवाद, जिसके पर्यावरणीय निश्चयवाद भी कहते हैं। नियतिवाद को पर्यावरणीय निश्चयवाद भी कहते हैं, नियतिवाद को पर्यावरणीय निश्चयवाद भी कहते हैं। दूसरा का हमने बताया संभावनावाद या संभववाद, संभववाद या संभावनावाद। संभावनावाद के प्रवर्तक कौन थे? लुसियन फैबे थे। नियतिवाद में क्या था? प्रकृति हमारा बॉस है। और संभावनावाद में क्या था? मानव जो है वो बॉस है। उसके बाद आया नौ निश्चयवाद। नौ निश्चयवाद प्रवर्तक कौन था? टेलर, ठीक। और टेलर ने कहा कि नहीं, रुको और फिर जाओ। जैसे रेड लाइट होता है ना, ऊपर रेड होता है, नीचे ग्रीन होता है, ठीक। तो वो बीच का जो येलो है ना, उसको अपनाओ। रुक जाओ फिर जाओ, ठीक। नहीं, रुको और जाओ उनका आती है, ठीक। सोचो नहीं, मतलब रुको और जाओ, ठीक। ये लुसियन फैबे। और लुसियन फैबे संभावनावाद के 2 समर्थक बताए, वलाडिलावलास और लुसियन फैबे। और नियतिवाद के समर्थक बताए थे ई कांट, रैटजेल
हंगिटन और हमबोल्ट। एक बार रुको, अभी कॉपी कहाँ रख रहे हो, रुको तो। हाँ। और क्या बात है पूछेंगे अभी तो पूछेंगे। नौ निश्चयवाद में क्या था? नौ निश्चयवाद में क्या था कि दोनों के बीच का मार्ग था। किस किस के बीच? नियतिवाद और संभावनावाद के बीच का मार्ग था नौ निश्चयवाद। ठीक, इसमें क्या करता है, यदि प्रकृति के नियमों में छेड़छाड़ करना है तो प्रकृति के नियमों के हिसाब से ही छेड़छाड़ करना होगा। प्रकृति में छेड़छाड़ करना है तो प्रकृति के नियमों के हिसाब से ही छेड़छाड़ करना होगा। एग्जाम्पल था हमारे, जैसे औद्योगिक विकास हम कर रहे हैं तो पेड़ों के विनाश से बचना होगा। खनन कर रहे हैं तो हमको अधिक दोहन से बचना होगा। अब तुम ना 2 मिनट देखो।